ईयर 2021 का सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था? मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, और इसका ना एक्सटेंडेड वर्जन बन गया था। कहां पर? यूट्यूब शॉर्ट्स और रील पर। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ऐसी हम बीकॉम वालों का भी क्वेश्चन है, क्या मैं बीकॉम के बाद क्या करूं? सरकारी नौकरी करूं, एमबीए करूं वो भी रेगुलर, या फिर शादी वाला एमबीए? एक कौन सा शादी वाला एमबीए? ये एक वो होता है ना, जो शादी वाला सीवी होता है जिसको आप प्यार से मैट्रिमोनियल कहते हो। तो उसमें लिखा होता है कि एजुकेशन, उसके आगे एमबीए, ब्रैकेट में फाइनेंस। तो चलो भाई I-20 ऑटोमेटिक वाली आ गई। तो एक ये वाला भी एमबीए होता है। तो कन्फ्यूजन रहता है हमारे दिमाग में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। सो प्रेजेंटिंग टॉप 5 कोर्सेज आफ्टर बीकॉम, दैट इज बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पर बात करेंगे एंड ऑलमोस्ट 90% डाउट्स आपके ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। कोर्स नंबर 1, एमबीए फाइनेंस। खाली एमबीए नहीं, एमबीए फाइनेंस। ठीक है जी। एमबीए इन फाइनेंस में आप फोकस करते हो फाइनेंस, मैनेजमेंट और लीडरशिप। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए करो तो फाइनेंस और मैनेजमेंट ये दोनों चीजें तो होंगी ही, प्लस इसके साथ लीडरशिप भी यहाँ पर आ जाती है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर करियर इन द बिजनेस फील्ड, अगर ये वाला जो वर्ड है ना, ये बिजनेस, बस इसमें अगर जाना है, ये बिजनेस फील्ड में, तो एमबीए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको टॉप नॉच कॉलेज में जाना है, कैट एंट्रेंस एग्जाम में आपको अपीयर करना पड़ेगा। सार्थक कैट के अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम है? हाँ जी हैं। कैट, जीमैट, जैट, स्नैप, कुछ लोग इसको मी कैट कहते हैं, कुछ इसको MI कैट कहते हैं, IIFT। एलिजिबिलिटी होती है एमबीए की क्या? ग्रेजुएशन। कितने साल का एमबीए होता है? 2 इयर्स का। जीमैट के केस में ये 11 मंथ्स और 9 मंथ्स का भी हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एमबीए करने के बाद आप जब किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्स मैनेजर, और ये सारी जॉब प्रोफाइल्स। ठीक है जी। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, सार्थक सैलरी क्या होती है एमबीए की? सी, कॉलेज की रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर टॉप नॉच कॉलेज है तो आपकी सैलरी बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन मैं अगर आपको एवरेज बेसिस पर बताऊं तो 3 से 6 लाख रुपए तक सैलरी होती है। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करते हो जिसकी थोड़ी बहुत भी बढ़ता है, सो 3 to 3.5 लाख से आपकी सैलरी स्टार्ट वहाँ पर ईजिली हो सकती है। ठीक है जी। एंट्रेंस टेस्ट जितने भी होते हैं ना, ये यहाँ पर ये हम बात करी थी, कहाँ गए ये रहे। जितने भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उनका सिलेबस क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग, QA, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जितना भी सिलेबस है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। बस अभी तक तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मुझे पता था, ये आप सबको पता है, इसमें मैंने 200% स्पीड से वो खत्म कर दी। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। जितने भी स्टूडेंट्स का एमबीए फाइनेंस में एडमिशन हुआ है ना, उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, तो उन कॉमन पॉइंट्स का आज हम यहां पर डिस्कशन करते हैं। बड़े प्लीज ध्यान से सुनना इसको। टॉक्ड अबाउट एक्टिविटीज दे एंगेज्ड विद आउटसाइड द क्लासरूम। हमने ना डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, हमने ना एथलेटिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया अपने बीकॉम डिग्री में, या फिर हमने बहुत अच्छे थीसिस लिखे हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ा कॉमन था। ऐसे नहीं थे वो कि पूरे दिन बुक्स में लगे हुए, नहीं, कुछ एथलेटिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करते थे, कुछ लीडरशिप या फिर डिबेट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, कुछ बहुत अच्छे थीसिस लिखते थे। तो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपका टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन होना मुश्किल है। So just go with this. Point number 2, earlier life interests that show character and values. मुझे ना ये पता चल गया कि मैं 8th क्लास में, मुझे ये पता चल गया कि मैं म्यूज़िक बहुत अच्छे से मतलब प्ले कर सकता हूँ, मुझे गिटार आ सकता है ईजिली, या फिर मैं अगर म्यूज़िक बजता है ना तो मेरे अंदर ना पता नहीं आग लग जाती है और मैं डांस करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मुझे मेरा ये इंटरेस्ट है। तो म्यूज़िक सीखने के लिए मैंने अपने अंदर कैरेक्टर बिल्ड किया और मैंने अपने अंदर वैल्यूज़ बिल्ड की। तो आप ये अगर वहाँ पर दिखा पाओ कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए मैंने तैयारी की है, मेरे अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं उससे रिलेटेड, तो ये वाले स्टूडेंट्स का भी जल्दी एडमिशन होता है टॉप नॉच कॉलेजेस में। क्लैरिटी ऑफ गोल्स। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना बीकॉम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं 2 साल जॉब करूंगा, फिर अगर मुझे स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना है तो मैं एक ऐसे स्टार्टअप में वर्क करूंगा जहाँ पे मुझे सारे काम आ जाएं। आफ्टर 2 इयर्स मैं अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। नंबर 2, मुझे MNC टारगेट करनी है एमबीए के बाद, और फिर आफ्टर 3 इयर्स मैं अब्रॉड जाके अपने करियर को स्केल करूंगा। क्लैरिटी ऑफ गोल्स, पता है क्या करना है, ये भी स्टूडेंट्स में है। रिकमेंडेशन। अगर आप किसी सीनियर मैनेजर से किसी भी लीडिंग बैंक के या फिर फंड मैनेजमेंट फर्म्स जितनी भी होती हैं जो पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज करती हैं, उनमें किसी सीनियर ऑफिशियल का रिकमेंडेशन लेकर आ जाते हो,
ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। रिकमेंडेशन लेके आ जाते हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के, ठीक है। तो अगर आपके ये प्रोफाइल में तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड नंबर 5th पॉइंट इज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। फिनटेक वर्ल्ड के आपको जानकारी है और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी फाइनेंस में कैसे यूज हो रहा है और कैसे आगे यूज होगा। अगर आपको इसकी भी नॉलेज है तो मुबारक हो, आप MBA के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो। जितने भी टॉप नॉच कॉलेजेस में MBA फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उन सब में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स परस्यू कर सकते हैं उतनी अच्छी बात हो जाएगी। अब ये तो था जो करना है, अब एक चीज़ आएगी जो नहीं करना है, दैट इज सम फाइनेंस स्टूडेंट्स मिस्टेक्स। इसमें नंबर 1 था वाई एन MBA। हमने इस क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते कि भाई MBA क्यों। भाई एक तो हो गया क्लैरिटी ऑफ गोल कि भाई मुझे पता है कि मुझे अपने YouTube चैनल पे कंटेंट डालना है, लेकिन क्यों डालना है, क्या रीजन है। ऐसी वाई एन MBA करना है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। वाई एन MBA, कोरा पर जाओ, क्वेश्चन को सर्च करो, 30 to 40 आवर्स की, मेरे साथ बोल देंगे कितना, 30 से 40 घंटे की रिसर्च करो और इसको एक बढ़िया सा आंसर बनाओ अपने अकॉर्डिंग, जनरल नहीं, कस्टमाइज, टेलर मेड आंसर, ठीक है। आपने अगर इसका आंसर बना लिया, इसको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने ये रटा है, इसको नॉर्मल तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कहां से कहां लेके जा सकता है आप बिलीव भी नहीं करोगे। नंबर 2, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ऐसा लगता है अरे यार क्या फायदा है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं। नहीं भैया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना हाईलाइट होकर आती हैं आपके CV में, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे सामने आती हैं कि भाई अच्छा इसका किसी हॉबीज में या फिर किसी गार्डनिंग में या फिर म्यूजिक में या फिर ड्राइविंग में कुछ में ऐसा इंटरेस्ट है, या फिर ये रॉक क्लाइंबिंग वगैरह में जाता है, कुछ ऐसा तूफानी काम करता है। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं, ये जो मिस्टेक फाइनेंस स्टूडेंट्स करते हैं ये आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3, ओवरलुकिंग वर्क अकम्पलिशमेंट्स। यार ये ना, ये हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये तो यार आपको पता है, हर फाइनेंस स्टूडेंट को पता होगा, है ना। कोई इंटरव्यू में इनका आंसर पूछेगा तो आपको पता है कि हाँ भाई ठीक है, हम गूगल पर पढ़ लेंगे और इसका एक बार 1-2 केस स्टडीज देख लेंगे, सब आंसर दे देंगे हम इंटरव्यू में। आपने अलग क्या किया, मैंने ना कॉलेज में ना इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, अच्छा ठीक है, मैंने ना स्टूडेंट्स को ना ट्रेन किया था, अच्छा ठीक है, ये डिफरेंट वर्क हो गया। मतलब एक तो हो गया फाइनेंस वर्क, एक हो गया नॉन फाइनेंस वर्क। तो आपने फाइनेंस वर्क तो कर दिया, ये तो हर बच्चा कर रहा है, अब थोड़ा सा नॉन फाइनेंस वर्क भी तो कर लो, ठीक है। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो कुछ 3 इंटर्न्स को ट्रेन ही किया था खाली, इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिखता। अरे लिखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला एक्स्ट्रा एज आपको देकर चला गया, राइट। एंड नॉट एक्सप्लेनिंग द मीनिंग बिहाइंड योर करियर गोल्स, मैंने पहले भी लिखा था वाई एन MBA, यहां पर आ गया सेम पॉइंट, बस अपनी रिसर्च बतानी है। ये वीडियो मैंने आपके सामने लेके आया मैं 40 पेजेस की। अब इसके पीछे की जो 300 पेजेस की रिसर्च है वो भी मैं आपको अगर बताऊं तो वो हो जाएगा साइंस बिहाइंड द कंटेंट। वही चीज आपको बतानी है यहाँ पर। मेरा करियर गोल है ये, एक लाइन में लिख दिया, अब इसके पीछे की साइंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है जी। अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, बिलीव मी, टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब आते हैं MBA फ्रॉम अब्रॉड। सार्थक, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? स्टैनफोर्ड, वॉटन, MIT, हार्वर्ड, ये सब तो आपको पता ही है, बाकी लिस्ट आप चेक कर सकते हो। और इंडिया में तो कॉलेज के नाम आप देख लो, IIMA, IIMB, IIMC, IIML और IITs भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे विद जेवियर्स एंड MDI। सार्थक, अब क्लास 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? यार 90-95 तो होनी चाहिए टॉप कॉलेज के लिए। मतलब अगर BCom हो या BCom ऑनर्स हो, क्या डिग्री प्रीफर की जाएगी? मैं आपको सच सच बताऊं, BCom ऑनर्स प्रीफर की जाएगी, क्योंकि उससे ही तो पता चलता है 95% वाले हो आप, ठीक है जी। सार्थक, मेरा तो BCom ऑनर्स नहीं है, मैं तो नॉर्मल BCom किया एक सिंपल कॉलेज से, ठीक है जी। कोर्स नंबर 2 क्या होगा? मास्टर्स इन कॉमर्स। सार्थक, ये तो हर कोई कर रहा था, इसमें क्या नया? सुनो तो सही, मेरी पूरी बात सुनना। फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2 इयर्स का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं। रेगुलर भी कर सकते हो आप इसको, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। अब जरा मेरे साथ आ जाओ इधर जल्दी से। अगर आपको अकेडमिक्स में जाना है, नंबर 1, यूनिवर्सिटी में जाना है, नंबर 2, टीचिंग में जाना है, नंबर 3 और रिसर्च में जाना है, नंबर 4। अगर इनमें से किसी फील्ड में जाना है तो MCOM आपके काम आएगा। अगर नहीं जाना है, भगवान कसम MCOM आपके कुछ भी काम नहीं आएगा। बस वो एक डिग्री हो जाएगी जो आप दुनिया को कह सकते हो कि MCOM कर लिया है। लेकिन अगर एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटी, टीचिंग और रिसर्च, इन फील्ड्स के अलावा आपको किसी और फील्ड में जाना है, MCOM इज 0 फॉर यू।
बिलीव मी, जीरो। हाँ, बोलने के लिए अच्छा एम कॉम, बी कॉम, एम कॉम फ्रॉम दिस कॉलेज अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। सो अगर इस फील्ड में जाना है तो आप एम कॉम करें, वरना छोड़ दें। ठीक है जी। सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादातर बी कॉम वाले मिलते हैं। बी कॉम का एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन मिल जाता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर 10th में भी था, 11th में भी था, 12th में भी था, जेई में भी था, जेई में भी है, फिर उसके बाद कॉलेज में भी आता है। वैसे ही सेम केस में यहाँ पर बी कॉम के सब्जेक्ट्स ही आपको एम कॉम में मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दे दिए हैं। अच्छा, एक ना एमकॉम पता है कौन सा कॉलेज होता है? हम 10 बजे सोचा हमने एमकॉम करना है, 11 बजे तक हम तैयार हुए, 12 बजे तक हम कॉलेज पहुँच गए और 1 बजे तक एडमिशन हो गया। एक तो वो वाला एमकॉम है, एक है एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एमकॉम कॉलेजेस। तो इन कॉलेजेस से एमकॉम करना है, वरना तो अगर इन फील्ड्स में जाना ना, एकेडमिक, यूनिवर्सिटी, टीचिंग और एक नॉर्मल एमकॉम कर लिया, फिर तब भी कोई फायदा नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम बेसिस वाला एमकॉम करना है अगर कुछ करियर शेप करना है। करियर वर्ड का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करना। नहीं किया, कोई फायदा नहीं। एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन के बाद आप एमकॉम कर सकते हो, ड्यूरेशन होगा 2 इयर्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज ये वाली होंगी, आप ध्यान से देखोगे ये बीकॉम में भी है ना। तो एमकॉम करके मैंने आपको बार बार यही बता रहा हूँ, वो टॉप 4 फील्ड जो मैंने आपको पीछे बताए उन्हीं में आप जाना। ये करना है तो बीकॉम के बाद ही कर लेना, 2 साल क्यों खराब करना है। अब आता है पॉइंट, सैलरी कितनी होगी? 3 लाख टू 6 लाख। फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, फिर आप HOD बनते हो, HOD के बाद आपकी सैलरी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर चलता है। एमकॉम आप किन कॉलेजेस से कर सकते हो? हिंदू कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसको प्यार से कहते हैं क्या? SRCC। सार्थक भैया, हाँ जी, हमने ना बीकॉम ऑनर्स भी नहीं किया, ठीक है, तो MBA का ऑप्शन चला गया। हमें ना एकेडमिक वगैरह फील्ड में, हमें टीचिंग में नहीं जाना, हमें मास्टर जी नहीं बनना, ठीक है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है? आ जाओ फटाफट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा, क्लास 12th में 50% चाहिए। अबे इतने तो होंगे, इतने मार्क्स तो होंगे। सो यहाँ पर आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। दिस इज कोर्स नंबर 3, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, ठीक है। कैंडिडेट अगर CFA की डिग्री ले लेता है तो उसको कहते हैं CFA चार्टर्ड होल्डर। 1.2 लाख CFA मेंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में और 35 कंट्रीज में ये ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं, ठीक है जी। इंडिया में जो CFA एग्जाम है ना, वो 4 मेजर सिटीज में होता है, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, आप कितनी भी बार एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। और ना यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्राइटेरिया है जिसका नाम है MPS। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक एग्जाम ना बहुत डिफिकल्ट आया और पासिंग क्राइटेरिया था 40 मार्क्स, और पेपर ही जब इतना डिफिकल्ट था तो किसी के 30-35 मार्क्स ही नहीं आ पाए, सब बच्चे फेल हो गए। ऐसा अगर CFA के केस में हो तो CFA वाले क्या करते हैं, वो ना अगर 100 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, उनका एवरेज निकालेंगे कि भैया एवरेज मार्क्स आ रहा है 32। तो अब ये हो गया बेसिक क्राइटेरिया। 32 से नीचे जो है वो है फेल और 32 से ऊपर जो है वो है पास। मतलब इनका पासिंग क्राइटेरिया ना पेपर बाय पेपर चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि सेट क्राइटेरिया के 50 मार्क्स पे हम पास करेंगे, नहीं। चलो भाई इस बार पेपर डिफिकल्ट था तो सबके लिए तो था, तो सबका एवरेज निकाला जाएगा, वो हो गया पासिंग क्राइटेरिया। उससे ऊपर पास, उससे नीचे फेल। आपके हाथ में है सब कुछ। आपको, आपके जैसे और जितने आपके फ्रेंड्स होंगे उनको कंसिडर करते हुए एवरेज निकलेगा और तब आपको पास या फेल किया जाएगा। तो ये बहाना नहीं होगा कि पेपर टिपिकल आया था, पेपर इजी आया था, उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग है, ठीक है जी। प्रोग्राम इज ऑल्सो मच लेस एक्सपेंसिव देन दी MBA। आपको पता है टॉप कॉलेज से 20 to 25 लाख का तो होता ही है, और यहाँ पर आपके मैक्सिमम 3 to 4 लाख में काम हो जाएगा। बहुत मैक्सिमम, वो भी एक साथ नहीं जाते हैं, थोड़े थोड़े करके जाते हैं। MBA प्रोग्राम स्कूल बाय स्कूल वेरी करता है। सार्थक स्कूल, अरे बिजनेस स्कूल यार, MBA आप करते हो बिजनेस स्कूल से, तो MBA वेरी करेगा कि भाई आप IIM से करो या फिर एक टॉप नॉच कॉलेज से नहीं कर पा रहे हो। चार्टर्ड होल्डर तो सारे इक्वल होते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, राइट। एलिजिबिलिटी, अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में आप हो, आप बीकॉम सेकंड ईयर में हो, आप बीकॉम थर्ड ईयर में हो, तो आप CFA में एडमिशन ले सकते हैं और आप अपना फर्स्ट लेवल एग्जाम यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। और बीकॉम कंप्लीट होने के बाद आप लेवल 2 और लेवल 3 एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सार्थक बहुत सारी हो गई बातें, अब बताओ पैसा कितना मिलेगा। आप CFA लेवल 1 क्वालिफाइड हो 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम, लेवल 2 क्वालिफाइड हो 4 लाख रुपीज़ पर एनम, लेवल 3 क्वालिफाइड हो 6 लाख रुपीज़ पर एनम, और लेवल 3 क्वालिफाइड हो थोड़ा सा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है 8 to 10 लाख रुपीज़ पर एनम। बात हो गई खत्म। इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको बीकॉम ऑनर्स चाहिए, आपको एकेडमिक्स फील्ड में जाना, टॉप नॉच कंपनीज में आप यहाँ पर जॉब करते हो, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आपको ऐसा नहीं लगा छोटे से शहर में किसी ने CFA का बोर्ड लगा दिया और वहाँ पर वो वर्क कर रहा है, नहीं। CFA की जितनी भी जॉब्स होती हैं वो टॉप नॉच कंपनीज में होती हैं, बिग 4 टाइप कंपनीज में होती हैं। या फिर आपने एग्जाम सेंटर भी देखे ना बैंगलोर वगैरह में, सारे छोटे शहरों में इनके सेंटर्स भी नहीं है। तो आपकी जो भी प्रोफाइल होगी थोड़ी सी सॉलिड प्रोफाइल होगी, आपके पैकेजेस भी अच्छे होंगे।
जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, प्राइवेट बैंकर्स, फंड ऑफ फंड मैनेजर्स, रिस्क कंसल्टेंट। ठीक है, तो बड़े यूनिक आपको यहाँ पर जॉब प्रोफाइल मिलेंगे जिनमें आप वर्क करते हैं। सार्थक अपना हम आपको ऐसा करते हैं, ऐसे सल्यूट इस बच्चे की तरह। इतना कैसे पढ़ लेते हो भाई? क्यों? क्योंकि इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, हमसे तो इतनी पढ़ाई भी नहीं हो सकती। अरे यार मतलब ना तो बीकॉम ऑनर्स है तो अब एमबीए नहीं कर सकते, अब ना ही हमें एकेडमिक फील्ड में जाना तो हम एमकॉम भी नहीं कर सकते, और ना हम इतना पढ़ सकते तो हम सीएफए भी नहीं कर सकते। अब कुछ और बताओ। पॉइंट नंबर 4, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब अगर इसमें कोई नाटक वाटक किया ना, कर तो मैं कुछ भी नहीं सकता, बस देख लेना एक बार। हाईएस्ट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन इन द यूएस। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हाईएस्ट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन इन द यूएस, इससे ऊपर कुछ है? नहीं है। अगर आप यूएस में जाके जॉब करना चाहते हो फाइनेंशियल कंपनीज में, या फिर इंडिया में यूएस बेस्ड कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, तब ये जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है आपके लिए। अच्छा ये मत सोचना सर्टिफिकेशन है, ओ भाई अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICP आपको प्रोवाइड कर रहा है। सर्टिफिकेट की भी वैल्यू होती है कि आसपास की छोटी नुक्कड़ वाली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर यूएस गैप्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करोगे ना, वो पता है क्या कहेगा? बिलीव मी, अगर वो टॉप नॉच कंपनी में बात कर रहा है कि यार यूएस गैप की नॉलेज होनी चाहिए थी, यूएस गैप का मैं कोर्स करना चाहता हूँ। कुछ इसको गाप कहते हैं, कुछ इसको गैप कहते हैं, दिल पे मत लेना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है जी। यूएस CPA कॉम्प्लीमेंट्स योर यूनिवर्सिटी डिग्री। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मात्र 4 एग्जाम। सार्थक कितने एग्जाम? 4 एग्जाम, 4 घंटे के होंगे हर एग्जाम, 4 घंटे का, जिसमें 50% होगा रिटन, 50% होगा MCQ। और ये जो 4 एग्जाम है आपको 18 महीने में खत्म करना है। अरे मेरे बच्चे 4.25 मंथ्स मतलब 4.25 महीने मिलेंगे एक एग्जाम को खत्म करने के। तो इतना तो कर सकते हो, इतना तो पढ़ लोगे। अब मैं पेपर के नाम भी बता देता हूँ, ये 4 एग्जाम्स होंगे। ठीक है, आप अगर बीकॉम करते हो अपना किसी भी NAC क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, NAC रेटिंग होती है ना कॉलेज की, सो NAC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपकी बस। वहां से अगर आपने अपना बीकॉम किया है तो आपको 90 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, 90 पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप कंसिडर करो इसको। एंड 90 पॉइंट्स। ये जो CPA है ना, ये भी अब मैंने बात करी थी, दिखा देता हूँ यार। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसको करने के लिए हमें चाहिए कितने? 120 पॉइंट्स। तो अब ये जो 30 पॉइंट्स का कहीं बार गैप आ जाता है, इसके लिए ब्रिज कोर्सेज होते हैं। ब्रिज किस लिए होता है? एक रोड से दूसरी रोड तक कनेक्ट करता है। ऐसे यहाँ पर होते हैं ब्रिज कोर्सेज। टेंशन नहीं लेनी है, जो लोग आपको CPA की तैयारी कराते हैं वही आपको ब्रिज कोर्सेज भी कराएंगे। तो ये ब्रिज कोर्सेज भी आप करके यहाँ पर 120 पॉइंट्स अपने कर सकते हो, 120 क्रेडिट्स जिसको कहते हैं, और उसके बाद अपनी CPA की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन है ना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैंने ये वीडियो बनाई है ना, 26,000 जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है naukri.com पर CPA की। मैं US CPA की बात कर रहा हूँ। और जब आप ये देखोगे शायद इंक्रीज ही हो जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड सप्लाई का गैप है। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी सप्लाई इंक्रीज कीजिए, आप क्वालिफाइड CPA बन जाइए और आप इन जॉब ओपनिंग्स को फुलफिल कीजिए। राइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन सब फील्ड में होगी। सैलरी देखो भैया 6 लाख टू 14 लाख, बहुत सोच समझ के लिखिए। कम से कम 15 प्रोफेशनल से बात की है मैंने। 3 to 6 लाख नहीं लिखा मैंने, 6 to 14 लाख लिखा है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। यहाँ पर भी उस लेवल का नहीं पढ़ना है जितना और सब कोर्सेज में। 1,62,000 मेंबर्स होंगे यहाँ पर, लगभग 4.25 लाख स्टूडेंट्स है 173 कंट्रीज में। CA के इक्विवेलेंट हम इसको कहते हैं। सार्थक पेपर कितने देने पड़ेंगे? आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो? हाँ, आप इससे बात कर रहा हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हो? हाँ जी हाँ है। 9 एग्जाम आपको देने हैं, 4 एग्जाम्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल टेंडेंसी के साथ अच्छे से पढ़ते हो तो आप इनको क्लियर कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन एंड अबव, ड्यूरेशन 2 ईयर्स, टॉप एम्प्लॉयर्स होंगे ये, और एवरेज सैलरी 6 to 16 लाख रुपीज़। जून और दिसंबर में आप यहाँ पर पेपर में अपीयर हो सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। सार्थक बात तो 5 डिग्रीज या 5 कोर्सेज की होती, थोड़ा सा बोनस तो बनता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हमें ना फटाफट से बता दो, क्विक रिच स्कीम नहीं होती वो 25 दिन में पैसा डबल, तो ऐसा ही कुछ बता दो जो 7-8 महीने में हो जाए। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्स है भैया। अच्छा जी ठीक है, यहां पर ल्यूक्रेटिव करियर है रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क कैलकुलेशन, ट्रेडिंग और सेल्स में। ठीक है जी, 9 महीने का है। और क्या बच्चे की जान लोगे, 9 महीने में आपको एक प्रोफेशनल कोर्स सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। 5 लाख to 6 लाख रुपीज़ एवरेज सैलरी होती है। टॉप नॉच कंपनीज में आपका प्लेसमेंट होता है और एलिजिबिलिटी होती है इसकी ग्रेजुएशन। सार्थक ये सारी बातें तो ठीक है।
अब एक बार मुझे ओवरव्यू बताओगे? हाँ बताता हूँ ना। डिग्री कोर्सेज हमने बात की MBA की, M.Com की, और नॉन डिग्री कोर्सेज हमने बात की CFA, USCP और ACCA की। सो आप इसी ऑर्डर में इसको देखें जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या जरूरी है? B.Com ऑनर्स अगर टॉप नॉच कॉलेज में जाना है। M.Com में क्या जरूरी है? एकेडमिशन अगर आपको बनना है। CFA में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। USCP और ACCA आप मॉडरेट पढ़ाई के साथ भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। यहाँ पर थोड़े से सर्कमस्टांसेस अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ आपको डिग्री रिक्वायरमेंट और कुछ यहाँ पर एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त, लेकिन सार्थक कुछ बोनस नहीं है। हाँ जी हाँ, है ना। 3 थिंग्स एवरी B.Com ग्रेजुएट मस्ट नो। ये ऐसी चीज़ है यार, कोई ना B.Com ग्रेजुएट को बताता नहीं है। मतलब हमने धीरे धीरे फिगर आउट करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो एन B.Com ग्रेजुएट, और मुझे भी ना धीरे धीरे पता चला। तो मैं आपको अब तेजी से बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर फॉर योर टिपिंग पॉइंट। यार देखो, 3 साल की डिग्री होती है हमारी। हम 18 साल के B.Com कॉलेज में चले गए, 3 साल की हमने डिग्री ली, 21 या मैक्सिमम 22 के हम वहाँ से पास आउट हुए। अगर एक आध बैक भी लग गई तो जब निकलते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा दुनिया के बारे में, अरे हिला देंगे, हमारा करियर एक्सपीरियंस इतना वास्ट है। लिमिटेड नॉलेज ही तो होगी। फिर ना आप धीरे धीरे काम करते हो, काम किया, आपको एक्सपीरियंस हुआ, फिर दोबारा काम किया और एक्सपीरियंस हुआ। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करोगे ना आगे का काम करने के लिए। अच्छा, ये ना काम मैंने ना 4 महीने पहले किया था, तो उस टाइम ये गड़बड़ हो गई थी, अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब ये टिपिंग पॉइंट वाली लेवल आने लगता है ना, समझ जाओ टाइम आ चुका है। ये टिपिंग पॉइंट की तैयारी करनी है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करने की कोशिश करनी है जब भी आप B.Com ग्रेजुएशन के बाद अपनी जॉब वगैरह में जाते हो। पॉइंट नंबर 2, पिक योर फर्स्ट बॉसेस केयरफुली। कुछ ना बॉस ऐसे होते हैं जो आपको कह देते हैं ये काम बेटा आपको ही करना है। आपको लगेगा अरे मैं कैसे करूँगा, ये तो मेरे अंदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसको पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है। तो वो जो बॉस है ना, वो बॉस फिगर आउट करो। सार्थक हमें कैसे पता चलेगा? पहले आप कंपनी में एंट्री लो, नॉर्मली अंदर जाके देखो किस बॉस के साथ आपका कनेक्शन है, कहाँ पर आप अच्छा कंफर्टेबल फील करते हो। जस्ट गो विद हिम और हर। वहाँ पर आपका स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज होगा, वहाँ पर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी और वो बॉस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर फर्स्ट बॉस लाइफ में बहुत सॉलिड हो जाता है ना, बिलीव में आपका करियर बिल्कुल एक्सेलरेट करता है। जो लर्निंग आप 2 साल में करते हो ना, वो बॉस अगर बढ़िया 2 महीने में हो जाएगी। ठीक है। डेवलप योर सेल्फ अवेयरनेस। मुझे ना नए आइडियाज सोचने हैं, तो मतलब ना रूम में मन नहीं लग रहा, मैं हवा में जाके फ्रेश माइंड से बिल्कुल आइडिया सोचता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस। मेरा ना PPT बनाने में ना मन नहीं करता, मैं कंटेंट तो बना दूंगा लेकिन PPT नहीं बनती है मेरे से। सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बॉस के पास जाओगे कि सर मैं भी ये PPT बना देता हूँ, लेकिन मेरी इसमें 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गई सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है तो आपको वही काम दिया जाएगा जिसमें आपका मन लगता है। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। सार्थक कितनी बार कहोगे? एक बार और सुन लेते हैं। अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। अगर 100 बच्चे हैं इंडिया में, कितने? 100, जल्दी। 50 करते हैं BA, 22 करते हैं B.Com, 3 करते हैं BBA और 25 करते हैं BSc। अब वो जो 50 करते हैं BA, उनमें से 18% करते हैं इंटर्नशिप। वो जो 22 करते हैं B.Com, उनमें से 30% करते हैं इंटर्नशिप। वो जो 3% करते हैं BBA, उनमें से 29% करते हैं इंटर्नशिप। और वो जो 25% करते हैं BSc, उनमें से 24% करते हैं इंटर्नशिप। एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको? BBA के ग्रेजुएशन में कितने कम बच्चे, लेकिन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। B.Com में कितना कम है आप ये देखो। बस इसको यहाँ पर ले जाओ, 100% है। जितना ज़्यादा आप इसको लेकर जाओगे। B.Com स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स नहीं करते हैं, वो M.Com में लग जाएंगे, फिर कैट की तैयारी में लग जाएंगे। BBA वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स में जाते हैं। इंटर्नशिप्स का अपना लेवल इंक्रीज़ कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। जितना ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स करोगे उतना ज़्यादा आपका करियर ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपकी इंटर्नशिप्स मिलेंगी। पेड या फ्री? अरे फ्री भी मिल जाए चाहे पेड मिल जाए, कर लो। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, तो फ्री भी कर सकते हो, और अगर पेड है तो आने जाने का खर्चा निकल जाए, बस इतना पेड ही करना, क्योंकि आप वहाँ पर टाइम दे रहे हो सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप 95% डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।